अच्छा, इसके पहले आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता क्या है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम के टाइम पे मिक्सचर। इक्विलिब्रियम के टाइम पे मिक्सचर मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी कंसंट्रेशन है उसी को हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको बार बार यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी। ए मिक्सचर ऑफ reactants and products। At the time of equilibrium is called as equilibrium mixture। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे उस इक्वेशन का नाम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये प्रपोज किया गया था गोल्डबर्ग एंड पीटरबर्ग। proposed by इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये है क्या, इन्होंने बताया कि एक इक्विलिब्रियम के टाइम पर सपोज कोई रिएक्शन है, रिएक्शन हमने मान ली A प्लस बी इज रिवर्सिबल C प्लस डी। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम Kc इक्वल टू ये है ये जो इक्वेशन है ये, इसमें Kc को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो स्पीसीज है ये वाली, यानी C D A एंड B, ये इतनी पूरी स्पीसीज ये कहलाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये पूरी ये रिएक्शन इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, एक्चुअली इसमें ये जो ये मोलर कंसंट्रेशन है स्पीसीज के, पहले के समय में यानी केमिस्ट्री जब इनिशियल डेज में थी उस समय इनको एक्टिव मास बोलते थे, यानी जो मोलर कंसंट्रेशन था वो एक्टिव मास कहलाया जाता था। तो यहाँ पे एक्टिव मास यूज हुआ है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि एक्टिव मास यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है,
तो ये जो मोलर कंसेंट्रेशन है इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है? मोलर कंसेंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब मास नहीं है, मोलर कंसेंट्रेशन। वो भी ओल्ड समय में बोला जाता था, आजकल हम उसको मोलर कंसेंट्रेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों कहते हैं? सिंस इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री molar concentration was represented by active mass, या molar concentration was called molar mass. तो आपको अगर कभी एक्टिव मास वाली बात पूछी जाए तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हुई केसी, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, इतने से तो आप समझ ही गए होंगे कि पहली कंडीशन ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट बराबर हो, उस समय जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट, जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उनका जो प्रोडक्ट है, इनका रेशियो कांस्टेंट है। इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम दो तरीके से पढ़ते हैं, यानी दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ेंगे आगे चल करके। अभी हम सबसे पहले कंसंट्रेशन वाला और फिर प्रेशर वाला पढ़ेंगे। तो वो है क्या, उनका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो है, एक है के सी। के सी हम इसको कब लिखते हैं? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज टेकन। जब हम स्पीसीज का, स्पीसीज मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट जो भी है उनका मोलर कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, उस समय हम इस रेशियो को, ये जो रेशियो है CD या जो भी है, इसको हम क्या कहेंगे? केसी कहेंगे। और एक होता है केपी। केपी कब निकालते हैं? व्हेन वी यूज pressure of each species, that is reactant and product। यानी इस फॉर्मूले में अगर हम स्पीसीज का प्रेशर यूज करेंगे तो वही चीज को हम फिर केसी ना कह के केपी कहेंगे, और अगर हम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में तो उसी को हम केसी कहेंगे। आपको कंफ्यूजन आगे चल के ना हो, इसलिए हम आपको यहीं पर शुरू से ही बता रहे हैं। भले एक रिएक्शन है, सपोज H2 गैस प्लस 3N2 गैस इक्वल टू 2NH3 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे ही लिखी है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, गैसियस स्टेट लिखा हुआ है, ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसी रिएक्शन से, इसका रिएक्शन का हम केसी भी निकाल सकते हैं, और इसी रिएक्शन को देख के इस रिएक्शन का हम केपी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करना कि जब यहाँ एक्वस लिखा होगा तभी हम केसी निकालेंगे, नहीं तो हम केपी ही निकालेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही दोनों के बारे में बताया है कि इसी रिएक्शन का केसी भी निकाल सकते हो और केपी भी निकाल सकते हो। बस अंतर ये है कि जब आप केसी निकालेंगे तो इन सब का मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, जब आप केपी निकालेंगे तो इन सब का प्रेशर लेंगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि हम केसी निकालेंगे तो यहाँ एक्वस लिखा होना चाहिए तभी केसी निकलेगा, ठीक बात, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए। हम पहले ये लिखेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आप डेफिनेशन रटने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर इधर उधर हो जाएगी, लेकिन आप पहले रिप्रेजेंटेशन लिखिए, फिर डेफिनेशन उसी रिप्रेजेंटेशन से बनाइए, तो आपका कुछ भी इधर उधर नहीं होगा और आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगी। सपोज रिएक्शन है हमारे पास A + B = C + D। वही रिएक्शन हम अपना एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं शुरू से, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये AB है, वो C और D में कैसे कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ P और Q ले सकते हो, SCUV कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट को क्या माना है। हमने अपने रिएक्टेंट को A और B मान लिया है, और ये मान लिया है कि A और B जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको कुछ भी मान सकते हो रिएक्टेंट को। अब मान लिया हमने कि जो रिएक्टेंट है वो एक ही हमारे पास अमाउंट है इतने मोल A मोल, B का अमाउंट हमने लिया है B मोल, C का अमाउंट लिया है C मोल और D का अमाउंट लिया है हमने D मोल। ये कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जो हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे हमने ये लिखा N2 + 3H2 = NH3, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो ये समझ गए आप, ये चीज जो लिखी जाती है ये और ये, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब ये जो आगे संख्या है, बैलेंस करने में जो संख्या लिखी जा रही है, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, ये संख्या केमिस्ट्री की भाषा में कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। यानी ये जो ABCD क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और जब हम इस रिएक्शन के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, Kc = C का कंसंट्रेशन टू द पावर C इंटू D का कंसंट्रेशन टू द पावर D अपॉन A का कंसंट्रेशन टू द पावर A एंड B का कंसंट्रेशन टू द पावर B, ये, ठीक है। तो इस यहाँ पर अब आप समझ ही चुके हैं कि ये जो Kc है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन बनानी है इसकी, तो कैसे लिखोगे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, या हम इसको, ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन टू इसका कंसंट्रेशन, यानी रेशियो ऑफ इसका कंसंट्रेशन टू इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही तो, यही तो रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो Kc = इतना होता है, तो Kc क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इसके डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे कि पहली बात, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल, तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, लिख लेंगे ना। ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ concentration of reactant is constant, या आप यहाँ लिख दिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature for reversible reactions at the time of equilibrium। ये तीन चीजें ध्यान रखना। पहली कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, दूसरा कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तीसरा कंडीशन यानी ऐसा एरो लगा होगा, तीसरा कंडीशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है उस कंडीशन में। तीनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पर, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ मतलब रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे भाषा लिखी होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। वो तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि इनका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो बार बार प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए प्रोडक्ट मतलब इनका कंसंट्रेशन इंटू इनका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट बार बार मत लिखिए, एक ही बार लिखिए। तो at constant temperature for reversible reaction at the time of equilibrium, ratio of concentration of product to the ratio of concentration of product to the concentration of reactant। दो बार रेशियो शब्द लिखने की जरूरत नहीं है ना। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट। एक चीज और बस बढ़ानी है अब आपको, इतनी बात समझ में आ गई कि ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, या हम कहें प्रोडक्ट का रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। बस एक चीज और बढ़ानी है, क्योंकि हमने ये टर्म लगाया ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर लगा दी है, इसको हम केमिस्ट्री के भाषा में कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में लगा दिया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस यही चीज और आगे जोड़नी है आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोवाइडेड मतलब शर्त ये है या कंडीशन ये है, मतलब इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट कब होगा, ये कंडीशन भी है। प्रोवाइडेड मतलब शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ईच टर्म इज रेज्ड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोवाइडेड ईच कंसंट्रेशन टर्म है ना, ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी आपको रटना नहीं है, क्योंकि कभी पूछा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, आप पहले एक ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर इसको देख करके आप डेफिनेशन बना दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहलाता है। ये जो आपने कहानी लिखी है, ये पूरी कहानी मतलब इसका और इसका ये डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं, और कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, और ये जो आपने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, ये क्या कहलाया, कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आगे भी लिख लीजिए, दिस कांस्टेंट इज called as equilibrium constant and
ये जो लॉ है, एंड दिस लॉ इज called as law of chemical equilibrium. ठीक है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। तो ये चीज ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है तब भी आप ये और ये बता करके डिफाइन करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है तब भी ये और ये बता करके आप डिफाइन करेंगे, या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का ही एक दूसरा नाम, यानी इसको और क्या कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लॉ। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, जैसे अभी हमने ये वाली भी रिएक्शन ली थी, इसके लिए अगर हमें Kc लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जो भी इक्विलिब्रियम ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको बस हम ऊपर लगा देंगे, यानी इसके लिए अगर हमें लिखना होगा Kc तो क्या लिखेंगे हम, Kc फॉर दिस रिएक्शन, Kc इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना है, ये देखना यहाँ पे 2NH3 होगा बेटा, मैंने 1 लिखा था, 2 है, ठीक है, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, जब 2 लिखोगे तब बैलेंस होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NH3 का कंसंट्रेशन, उस पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेज करना है, यानी स्क्वायर अपॉन N2 का 1 कंसंट्रेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पावर 1 की नहीं लगाते हैं, वो अंडरस्टूड है कि आपने लगा लिया है, इनटू H2 के कंसंट्रेशन रेज्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट अमोनिया वाली रिएक्शन का। अब आप ये क्या करते हैं बच्चे, कौन सी गलती करते हैं, ज्यादातर यहाँ बीच में प्लस लगा देते हैं, वहां पे गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन कभी मत लगाना, ये गलती कॉमनली ज्यादातर बच्चे करके आते हैं इस तरह के फॉर्मूले में। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम आपको एक और रिएक्शन दे दें और आपसे कहा जाए कि आप इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आप इसका केमिकल इक्विलिब्रियम या Kc का रिप्रेजेंटेशन करिए इस रिएक्शन के लिए, या ये रिएक्शन देख करके बैलेंस रिएक्शन लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सपोज आपको हमने एक क्वेश्चन दे दिया H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI, इसके लिए Kc को रिप्रेजेंट करिए, तो आप Kc को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Kc इक्वल टू हो गया HI यानी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 2 अपॉन H2 का कंसंट्रेशन, कोई पावर नहीं लगाएंगे, 1 है यहाँ पे, इंटू I2 1, ये हो गया। तो आप रिएक्शन आपको कोई दी गई है तो आप उसका Kc का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको Kc दिया गया है और आपसे कहा गया बैलेंस्ड रिएक्शन बताइए। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको एक दे रहे हैं रिएक्शन, क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। Kc दिया है आपको, Kc दिया है NO4 H2O 6 अपॉन NH3 O2 5। ये Kc दिया है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बैलेंस करने के लिए लिखना है, और ऊपर वाली जो भी संख्या है वो प्रोडक्ट के साइड होगी, और जो नीचे है वो संख्या आपकी कहाँ जाएगी,
वो रिएक्टेंट की साइड जाएगी। ठीक है, दिया जाता है इक्विलिब्रियम किस साइड से एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि अगर आपने उल्टी साइड से इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सपोज यही रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। हमने आपके लिए ये रिएक्शन दे दी, पर हम ये कह रहे हैं कि हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है NH3 से। हमने ये कहा कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है x, ठीक है, और फिर हमने इसका कुछ कुछ दे दिया आपको और फिर क्वेश्चन पूछा, बट हमने लास्ट में ये लिख दिया कि दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड, दिस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय टेकिंग NH3 इनिशियली। यानी हमने जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है उसमें NH3 को इनिशियली लिया था। अब आपने सारा कुछ हिसाब किताब लगा दिया ये रिएक्शन देख के, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन दी है तो आपने लास्ट लाइन नहीं देखी कि हमने इक्विलिब्रियम कहाँ से ऑब्टेन किया था, कि हमने इनिशियली NH3 लिया था। आपके दिमाग में ये वाली बात बैठ गई और आप ये सारा रख करके जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप Kc के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2 और इंटू H2 का होल क्यूब हो जाएगा। जबकि हम क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है इनिशियली NH3 लेके। अगर हम इनिशियली NH3 लेंगे तो रिएक्शन पलट जाएगी, मतलब अभी N2 से NH3 बन रहा था, अब हम इनिशियली NH3 ले रहे हैं तो रिएक्शन इधर NH3 किधर आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड आ जाएगा, NH3 से N2 + 3H2 बनेगा। इक्विलिब्रियम हम दोनों तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट जब हम फॉर्मूला निकालेंगे Kc के लिए तो हम देखेंगे इनिशियली हमने क्या लिया, वो रिएक्टेंट साइड जाएगा और प्रोडक्ट के साइड जो प्रोडक्ट हैं वो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप Kc का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपने पलट दिया तो Kc की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। नहीं पलटा अगर इस केस में जैसे हमने दिया था, आपको दिया ही घुमाने के लिए क्वेश्चन है, तो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर HI का, ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं H2 गैस प्लस I2 गैस = 2HI। तो अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, ठीक है, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये पूछा गया। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। इसको अगर हम मान लो रिवर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम Kc डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम Kc से कर रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन वाले को हम Kc डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, Kc डैश। तो Kc डैश क्या होगा, Kc डैश होगा = 1/Kc, ये याद करना है। यानी फिर आपने जब रिएक्शन ऐसे लिखी है पलट करके लिखनी पड़ेगी आपको, और फिर Kc डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे Kc की वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यही चीज आपको हम समझा रहे थे। तो न्यूमेरिकल पढ़ते समय ये जरूर ध्यान देना कि इक्विलिब्रियम किधर से मेंटेन हुआ है, रिएक्टेंट के साइड से या प्रोडक्ट के साइड से, मतलब उसकी रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है, इनिशियली हमने क्या लिया है, वहां से उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए Kc दिया है और इनिशियली NH3 लेकर किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें Kc डैश की वैल्यू यानी रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, A+ ग्रेड की इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। दूसरी एक और चीज भी याद रखनी है, अगर हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से, किसी कांस्टेंट संख्या से, सपोज ये रिएक्शन थी आपके पास, क्या थी ये, H2 गैस प्लस I2 गैस = 2HI।
अब हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो हाफ यहाँ आ गया, हाफ यहाँ आ गया, और यहाँ जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, वहां पे केवल HI बचेगा। इस कंडीशन में KC क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा यानी कि HI अपॉन H2 का कंसंट्रेशन, ये जो आधा है ये हाफ इधर आ जाएगा है, और ये I2 ऐसे। इसको हम मान लेते हैं KC डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको KC डैश माना था, यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को KC डबल डैश मान लेते हैं, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये है KC डबल डैश, ठीक है। तो ये ओवरऑल काय के बराबर हो गया, KC इक्वल टू जो KC था, KC के ऊपर या हम ऐसे लिख दें KC टू द पावर आधा, यानी अगर हमने जिस भी कांस्टेंट से हम इसको जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो KC की वैल्यू है उसी के ऊपर हम उसी संख्या की पावर लगा देंगे, तो हमें उस इक्वेशन का KC मिल जाएगा। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर हमने यहाँ पर हाफ से ना मल्टीप्लाई करके n से मल्टीप्लाई किया हो, ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई की थी, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे यहाँ से, और यहाँ से न्यूमेरिकल में भी गड़बड़ी कर सकते हो, और आप सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का KC ये है, अब हमने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, अब KC क्या होगा। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था तो हाफ आ गया था, ऐसे क्या हो जाएगा जनरल, KCN इक्वल टू n, मतलब जो आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया है वो, या हम इसको इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KC ट्रिपल डैश, n वाले को KC ट्रिपल डैश करके कर दे, तो ये हो गया आपका जो भी KC था, ओरिजिनल KC था, वो टू द पावर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया है तो n, ठीक है। यानी ओरिजिनल KC की जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू टू द पावर n, यानी जितनी हम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या की यहाँ KC की वैल्यू में पावर लग जाएगी। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर कल हम लोग KP के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एक ही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, जिसमें हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल हम लोग सीखेंगे कि अगर हमने स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज गैसेस ली हैं, तो मतलब गैसियस टर्म्स में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KP को कैसे और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कल सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड का पूछा जाता है। होमोजीनस इक्विलिब्रिया क्या है, मतलब डिफरेंशिएट पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या है होमोजीनस इक्विलिब्रिया, in the equilibrium
equilibrium system. When reactants and products are in same physical state. Then it is called as homogeneous इक्विलिब्रिया. ये डिफरेंशिएट करने के लिए अक्सर 2 नंबर में आ जाता है इसे. तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? ईस्टर के हाइड्रोलिसिस CH3 COO C2H5 प्लस H2O लिक्विड. तो ये बनेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH. और भी है Fe3 प्लस aqueous प्लस HCN aqueous HCN पे माइनस चार्ज होगा इक्वल टू FeSCN टू माइनस प्लस होगा. तो ये दोनों एग्जाम्पल होमोजेनस इक्विलिब्रिया के. अब आइए हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया क्या होता है. The equilibrium system where reactants and products are not in same physical condition. For example, CaCO3 solid इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. तो यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है और ये CO2 गैस है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी सेम फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया कहलाएगा. इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पर Ag2O solid plus 2HNO3 aqueous.
2AgNO3 aqueous प्लस H2O लिक्विड। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो अपने आप में 2 नंबर का A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, या फिर कुछ और क्वेश्चन हो गया। सपोज आपको ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन होमोजेनस इक्विलिब्रिया है, 4 रिएक्शन दे दी, पहचानिए होमोजेनस इक्विलिब्रिया कौन से हैं, या हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया कौन से हैं, पहचानिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। फिर यहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने बहुत सिंपल है, केसी को रट लिया है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो भी है उसका रेशियो जो भी है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अभी अगर आपसे इसका पूछा जाए कि ये इक्विलिब्रियम के लिए केसी की वैल्यू बताइए, तो आप फटाफट लिख देंगे। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ आप लिखिए, इसके लिए और इसके लिए केसी की वैल्यू लिखिए, तो आप लिख देंगे। बट जो भी आपने लिखी होगी वो गलत होगी। क्यों होगी उसको आप ध्यान से देखिए। जब भी हम किसी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया के लिए केसी लिखते हैं तो वहां पे जो प्योर लिक्विड होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और सॉलिड को भी इग्नोर कर देते हैं केसी लिखते तब। तो ध्यान दीजिए, ये भी मैंने इसीलिए नहीं मिटाया है। जैसे हमने यहाँ पर चलते हैं पहले, इसके ये वाली जो रिएक्शन है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया की, इसके लिए केसी अभी तक आपने आधा कंसेप्ट पढ़ा था। अब आप जब केसी लिखेंगे तो सावधानी से लिखेंगे, देख लेंगे कि इसमें कोई सॉलिड या लिक्विड यानी प्योर लिक्विड या कोई सॉलिड स्टेट तो नहीं है। अगर प्योर लिक्विड और सॉलिड है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। उसका कारण ये है कि सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन है या लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है तो वो ज्यादा एप्रिसिएबली चेंज नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन, तो उसकी वैल्यू सेम रहती है जैसी पहले थी, या हम कहेंगे उसकी वैल्यू 1 के बराबर मान लेते हैं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं जब हम केसी का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तब। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या चीज नोट लगा लीजिए, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन इग्नोर कर दिया जाता है जब हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तब। यानी इस रिएक्शन के लिए जब हम केसी लिखेंगे तो केसी क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है तो ये छूट जाएगा, यानी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बस। ऐसे आपने लिख ली होगी CO2 का कंसंट्रेशन अपॉन इनटू CaO का कंसंट्रेशन अपॉन CaCO3 लिख लिया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज A+ ग्रेड की इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आता है क्योंकि आपने बिल्कुल ये गलती करके आते हैं। आपसे जब केसी की वैल्यू मतलब केसी का रिप्रेजेंटेशन इसके लिए लिखिए तो आप यही गलती करके आएंगे, CO2 इंटू CaO अपॉन CaCO3 लिखाएंगे। तो आपको ध्यान देना है हमेशा कि सॉलिड है इसको इग्नोर करेंगे। ध्यान दीजिए, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड को इग्नोर किया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। 1 क्यों मानी जाती है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं यानी केसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को क्यों छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसको ऐसा ही इसमें होगा। अगर इस वाले के लिए आपसे पूछा जाए कि केसी का रिप्रेजेंटेशन लिखिए तो कैसे लिखेंगे, ये प्योर लिक्विड है H2O, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका Ag2S सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो केसी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, केसी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी AgNO3 का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 अपॉन ये वाला छोड़ देंगे HNO3 का, HNO3 का कंसंट्रेशन टू द पावर 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, 2 नोट लगा लीजिए कि जब हम ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन केसी का करते हैं तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये सब यहाँ लिखा नहीं जाता। यहाँ पे ये जो लिखा है ना सॉलिड लिक्विड गैस, ये यहाँ रिप्रेजेंटेशन में हम नहीं लिखते, या ये एक्वस है, ये लिखा है ना एक्वस, ये रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखा जाता है। तो नोट लगा लीजिए यहाँ पे नंबर 1 तो ये कि जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो सॉलिड लिक्विड और गैस की वैल्यू मतलब 1 मान लेते हैं और उनका कंसंट्रेशन इग्नोर कर देते हैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में। और दूसरी चीज ये लिखिए, जब हम केसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पर ये जो
सिंबल्स हैं ये दो लिख लीजिए, यानी एक्वस है या सॉलिड है या लिक्विड है, इसको नहीं लिखते हैं, आर नॉट रिटन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केसी। ठीक है, और दूसरी बात क्या, सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर इग्नोर्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केसी। ठीक है, अब जैसे ये वाला था, यहाँ पे भी देखिए ये पानी प्योर लिक्विड है, यानी ये इग्नोर हो जाएगा, यानी इसके लिए जब हम केसी लिखेंगे तो केसी इक्वल टू CH3COOH इंटू एक्वस नहीं लिखेंगे, इंटू C2H5OH अपॉन ये, यानी CH3COO C2H5 का कंसेंट्रेशन। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने यही बात बहुत अच्छे से समझ ली है तो आप कहीं कहीं पर क्वेश्चन भी गलत कर लेंगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ऐसा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज में, क्योंकि आपने ये नियम ध्यान कर लिया है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को छोड़ देंगे। ये हम यहाँ पे कब छोड़ते हैं, क्योंकि पानी जो है, पानी यहाँ पर जो है एक्सिस में है, एक्सिस में है मतलब यूज्ड इन एक्सिस। यूज्ड इन एक्सिस मतलब ये क्या है कि जब ये एक्सेस में है, ऐसे समझ लो एक बाल्टी पानी और उसमें आप 1 चम्मच कुछ डाल देंगे तो उसका कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, वही चीज है। तो जब हम H2O को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तब ये एक्सेस में है, यूज्ड इन एक्सेस व्हेन इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। जब हम इसको सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं तब ये एक्सेस में है और हम उसका कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देंगे। वहां पर भी थोड़ा सा पीछे कहीं लिख दिया जाता है कि एज्यूम करिए कि वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यानी ऐसा कोई रिलेशन दे देंगे जहाँ पे H2O लिक्विड लिखा होगा और फिर आपको कुछ निकालने के लिए बोलेंगे, जनरली वो बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज निकालिए, तो आपको मतलब केसी वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ऐसा तब निकालना पड़ेगा। लेकिन वहाँ छोटा सा ऐसा लिखा होगा कि एज्यूम दैट H2O इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये मान करके चलिए कि H2O को सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप H2O को सॉल्वेंट में यूज कर रहे हैं, वो एक्सेस में है, तब आपने यहाँ पे छोड़ दिया है इसको। लेकिन जब आप इसको सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा होगा। उस कंडीशन में जब आप इसको सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तब आप H2O को इस फॉर्मूले में उसका भी कंसंट्रेशन लिख देंगे। अगर सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, और अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई है कि H2O इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट, तब आप क्या करेंगे, H2O इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। उस कंडीशन में आप इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, CH3COO C2H5, यानी Kc इक्वल टू हो गया इसका कंसंट्रेशन, C2H5 नहीं है और ये प्रोडक्ट की साइड है COOH इंटू C2H5OH का कंसंट्रेशन अपॉन CH3 COO C2H5 का कंसंट्रेशन इंटू H2O। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी न्यूमेरिकल को फिर वही बात आ गई, पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर H2O एक्सिस में है या हमसे कहा जा रहा है H2O एक्सिस में है या फिर सॉल्वेंट है, या नॉर्मली जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं, पर जब वहां लिखा हुआ है ऐसा कि H2O इज नॉट एज सॉल्वेंट, तब हम उसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा भी एक कंडीशन आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको लिखा मिलेगा।